Hello students, I hope you all are very well at your homes. Now students, हमारा चैप्टर चल रहा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ बेसिक्स पे बात करी थी बट वो इनकम्प्लीट था। आज फर्दर फिर बेसिक्स पे ही बात करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने दो बातें सीख ली थी और विद रीजन मैंने आपको बताया था कि ऐसा क्यों होता है। वो दो बातें क्या थी? उनमें से एक बात तो आपने ये सीख ली थी कि साइन n pi is equals to 0 where n is an integer। एक बात तो हमने प्रीवियस वीडियो में ये डिस्कस करी थी कि साइन n पाई 0 होता है। साइन n पाई 0 का मतलब n की जगह पर आप कुछ भी रखो इंटीजर, नेगेटिव या पॉजिटिव या 0, तो आपको हर बार वैल्यू कितनी मिलेगी? 0। या साइन 3 पाई 0, साइन 4 पाई 0, साइन -3 पाई 0, साइन -4 पाई 0, साइन 5 पाई 10 पाई 9 पाई जितने भी पाई होते हैं, 4 पाई 4 पाई मतलब, ठीक है, वो भी 0 होगा। सिमिलरली हमने कॉस पे भी बात करी थी। कॉस में 2n+1 पाई बाई 2 इज ऑलवेज 0। अगेन n क्या रहेगा? इंटीजर रहेगा। मतलब कॉस के अंदर पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल्स, the odd multiples of pi by 2 is always 0 in case of cos। cos के केस में pi by 2 के ऑड मल्टीपल हमेशा क्या मिलेंगे? आपको 0 मिलेंगे। जैसे cos pi by 2, cos 3 pi by 2, 5 pi by 2, 7 pi by 2, 9 pi by 2। cos में इन सब पे वैल्यू कितनी मिलेगी? आपको 0 वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो ये दो बातें हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर ली थी। ठीक है, आज बात करेंगे साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्वाड्रेंट वाला कॉन्सेप्ट है ये, जिसमें आपको साइंस याद रखने हैं। तो पहले तो मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूं कि आपको याद क्या रखना है, फिर उसका रीजन बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। बात समझ में आ रही है? पहले डायरेक्ट बता रहा हूं ताकि आप डायरेक्टली इसको याद कर लें, फिर उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ। तो क्या है देखते हैं। देखिएगा भाई, हमारे पास क्वाड्रेंट है और आपको पता है क्वाड्रेंट क्या होते हैं। ठीक है, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती है वो कार्टेशियन प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नाउ दीस पार्ट्स आर कॉल्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 क्वाड्रेंट है हमारे पास। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपको डायरेक्टली क्या याद रखना है? पहले क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं सब पॉजिटिव होते हैं। मतलब साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक, सेक, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं वो सारे क्या होंगे? पॉजिटिव। मतलब ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। ये बात समझ में आई? फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब 0 to 90 डिग्री, मैंने बताया था ना, ये 0 डिग्री होता है या फिर 2 पाई होगा, ये 90 होता है, दैट मींस पाई बाई 2। ये लाइन पाई के लिए होती है और ये लाइन 3 पाई बाई 2 के लिए होती है, 270। बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, तो 0 से पाई के बीच में अगर एंगल लाई करता है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो सब पॉजिटिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपसे पूछूं साइन 45 डिग्री क्या वैल्यू होती है? 1/√2। तो 1/√2 पॉजिटिव आंसर है। 1/√2 कैसा मिल रहा है? पॉजिटिव। क्यों मिल रहा है पॉजिटिव? क्योंकि 45 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा इसलिए वैल्यू पॉजिटिव है। अगर मैं आपसे पूछूं tan 45 कितना होता है, तो आप बोलोगे 1। अगेन 1 क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव वैल्यू क्यों आ रही है? क्योंकि 45 डिग्री अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। आपसे पूछा सपोज मान लीजिए tan 30 डिग्री, tan 30 कितना होता है? 1/√3। अगेन पॉजिटिव वैल्यू है। क्यों? क्योंकि 30 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर लाई करता है कोई एंगल, तो वहां पर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है सब पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, चलिए भाई सेकंड क्वाड्रेंट पे आते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का रेसिप्रोकल, दैट मींस कोसेक। साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। मतलब यहां पर साइन एक्स और कोसेक एक्स, साइन एक्स और कोसेक एक्स, साइन और उसका रेसिप्रोकल, ये दोनों क्या होंगे?
पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। मैं इनका रीजन बताऊंगा अभी आपको कि ऐसा क्यों होता है, बट आपको ये डायरेक्टली याद रखना है, ये आपको डायरेक्टली याद रखना है कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन का क्या साइन होता है। ठीक है, तो यहां पर साइन एक्स और कॉसेक एक्स पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। मतलब कॉस एक्स, टेन एक्स, ठीक है, सेक एक्स अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो आंसर नेगेटिव आएगा। फॉर एग्जांपल सपोज आपसे पूछा कॉस 120 डिग्री, तो अब इसको कैसे फाइंड करते हैं वो सीखेंगे आगे चलकर, बट इससे जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। इसको सॉल्व करने पर जो भी वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी। अब साइन कॉस 120 डिग्री कितना होता है, कैसे फाइंड करते हैं, वो सब सीखेंगे आगे चलकर। अभी बात चल रही है साइंस के ऊपर, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्लस माइनस के ऊपर बात चल रही है। तो अगर cos 120 डिग्री है तो कंफर्म है आंसर कैसा मिलेगा आपको, नेगेटिव मिलेगा। क्यों? क्योंकि 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होगा, नेगेटिव, देन आंसर विल बी नेगेटिव। क्लियर है? अगर सेकंड क्वाड्रेंट में 10 होता, सपोज आपसे बोलते हैं tan 120, तो अगेन इससे जो वैल्यू मिलती वो नेगेटिव वैल्यू मिलती। कितनी वैल्यू मिलेगी, नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। रीजन अगेन 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में है, 120 डिग्री यहां मिलेगा ना भाई, 90 से 180 के बीच में आएगा कहीं, तो 120 सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है। ठीक है, तो यहां पर सिर्फ 2 ही पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव हैं। ठीक है, नाउ थर्ड क्वाड्रेंट में tan x और cot x ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। मतलब tan और उसका रेसिप्रोकल मतलब कि cot, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे पूछा साइन 210 डिग्री, साइन 210 डिग्री, तो इसका जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। इससे जो आंसर मिलेगा आपको वो आंसर नेगेटिव आंसर आएगा। रीजन अगेन वही 210 थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब 180 से 270 के बीच में, तो 210 कहीं ना कहीं बीच में मिलेगा आपको थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए आंसर नेगेटिव आएगा। लेकिन अगर आपसे पूछते tan 210 डिग्री इसका पूछा जाता तो इसका आंसर पॉजिटिव आता, इससे आंसर क्या मिलेगा, पॉजिटिव आंसर मिलेगा। क्यों मिलेगा पॉजिटिव? क्योंकि 210 अगेन थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो 10 होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब बचा फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और इसका रेसिप्रोकल मतलब कि sec, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। सेम फंडा यहां पर भी है। बात समझ में आई? फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और cosec पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब इसको याद रखने का तरीका है, इसको याद रखने का तरीका क्या है वो सुनिएगा ध्यान से, और क्वेश्चन सॉल्व करते करते प्रैक्टिस करते करते ऑटोमेटिक याद हो जाता है। तो घबराएंगे कि सर कैसे याद करेंगे, जितना आप क्वेश्चन पे अप्लाई करोगे उतना याद रहेगा आपको। ठीक है, अब उसको याद रखने की जो टेक्निक है वो क्या है, 2 तरीके हैं। ऑल नेगेटिव का A ले लिया, साइन cosec का S, tan cot का T और cos sec का C, एक एक अल्फाबेट उठा लिए, A S T और C, A S T और C। A for add sugar to coffee, add sugar to coffee ऐसे याद रखा जा सकता है, add sugar to coffee। या फिर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ऐसे भी याद रख सकते हो आप। ठीक है, मतलब पहले अल्फाबेट के अकॉर्डिंग हमने इसको याद किया हुआ है, याद रखा हुआ है, याद रखने का तरीका है। हालांकि आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो ये वो चीज है जो आपको डायरेक्टली याद रखनी है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन का क्या साइन होता है, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। बात समझ में आ गई अच्छे से? अब बात करते हैं ऐसा क्यों, ऐसा क्यों यहां पर साइन और cosec पॉजिटिव हैं, बाकी सारे नेगेटिव हैं, यहां पे सारे पॉजिटिव हैं। तो पीछे लॉजिक क्या लगा हुआ है वो लॉजिक सुनिएगा। हमने प्रीवियस क्लास में यूनिट सर्कल लिया था, ठीक है, याद आ रहा है आपको कुछ? हमने एक सर्कल बनाया था, 2 एक्सिस बनाई थी,
एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, अब मैंने पॉइंट कंसीडर किया था यहां पर P, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट मैंने A और B लिए थे, फिर बाद में मैंने आपको स्मॉल a और स्मॉल b की वैल्यू बताई थी। ठीक है, तो क्या मिला था हमें, कोऑर्डिनेट cos x, sin x, ये मिला था। मैंने बताया था फिजिक्स में भी डायरेक्ट बताते हैं, पहला कोऑर्डिनेट cos x होता है और दूसरा वाला sin x होता है। इसका रीजन मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, तो आपको देखिए cos x पॉजिटिव है, sin x पॉजिटिव है, दोनों ही क्या है, प्लस प्लस पॉजिटिव है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा और y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos भी पॉजिटिव है, sin भी पॉजिटिव है। अब अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan फाइंड करता हूं, क्या फाइंड करता हूं, tan x, तो tan क्या होता है, sin अपॉन cos, तो tan x इज इक्वल्स टू sin x अपॉन cos x। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात चल रही है, कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos भी पॉजिटिव है, sin भी पॉजिटिव है, मतलब ये वैल्यू भी प्लस है और cos वाली वैल्यू भी क्या है, प्लस है। देन ऑब्वियसली tan x भी क्या आएगा, पॉजिटिव, tan x भी पॉजिटिव मिलेगा। बात समझ आई। अब tan पॉजिटिव है तो इसका रेसिप्रोकल, tan का रेसिप्रोकल cot, तो अगर tan x पॉजिटिव है तो tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/cot x, तो ये भी क्या आएगा, पॉजिटिव। रेसिप्रोकल आप कर भी दो तो cot x कितना मिलेगा, पॉजिटिव। भाई tan पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा। सिमिलरली cos पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, मतलब sec x। sin पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, cosec x। बात समझ में आ रही है। तो सारे के सारे पॉजिटिव हो गए, सारे के सारे क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। इसलिए हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव होते हैं। बात समझ में आई। अब जरा सेकंड क्वाड्रेंट पे आ जाते हैं। सपोज कोई पॉइंट यहाँ पे हम ले अगर P, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस cos x, sin x, x कोऑर्डिनेट नेगेटिव, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, तो माइनस cos x और sin x। अब देखो साइन, ये तो नेगेटिव और ये पॉजिटिव है। अब साइन तो पॉजिटिव है, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, cosec, तो cosec भी पॉजिटिव आएगा ना भाई। साइन पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और इसका रेसिप्रोकल दैट मींस cosec, ये दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। बट अगर मैं फाइंड करता हूं tan, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग अगर बात करें, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर अपन tan पे बात करें, tan x, तो tan क्या होता है, sin अपॉन cos, तो sin x अपॉन cos x। अब सेकंड क्वाड्रेंट में sin x का साइन क्या है, पॉजिटिव, तो ये तो पॉजिटिव है, और cos x का साइन क्या है, cos x का साइन है नेगेटिव, तो ये नेगेटिव है। तो पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव करोगे तो नेगेटिव वैल्यू तो आएगी भाई। मैं आपसे बोलूं 1/-2, ये पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू है, तो आप क्या बोलोगे, नेगेटिव वैल्यू है। माइनस का इफेक्ट नहीं पड़ता, ऊपर लगाए कि नीचे लगाए कि बीच में लगाए, कहां लगाए, ओवरऑल वो वैल्यू नेगेटिव मानी जाती है। तो ऑब्वियसली बात है, प्लस माइनस करोगे दैट मींस नेगेटिव मिल रहा है। तो tan x क्या मिल रहा है, नेगेटिव। अब tan x नेगेटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी नेगेटिव होगा, मतलब कि cot x भी नेगेटिव आएगा, मतलब cot x भी क्या मिलेगा आपको, नेगेटिव ही मिलेगा। cos तो नेगेटिव है ही सही, तो इसका रेसिप्रोकल भी नेगेटिव, मतलब sec x भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो पता क्या चला, पता ये चला कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, सेकंड क्वाड्रेंट में बस साइन और cosec पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। सेम अप्रोच इधर लगेगी फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, यहां पर अगर पॉइंट यहां पर है P, तो दोनों नेगेटिव होंगे, माइनस cos x और माइनस sin x। अब इससे अगर आप tan निकालते हो, भाई sin और cosec तो क्या है, दोनों नेगेटिव आ रहे हैं। अब अगर मैं tan निकालता हूं तो देखिएगा ध्यान से, अब थर्ड क्वाड्रेंट में बात चल रही है, तो sin x अपॉन cos x होता है, sin x क्या है, नेगेटिव, और cos x भी क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा ना, नेगेटिव से नेगेटिव कट के पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब कैसा मिलेगा साइन, पॉजिटिव साइन मिलेगा। तो tan x क्या हुआ, tan x हुआ पॉजिटिव, तो इसका रेसिप्रोकल भी क्या आएगा, इसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव आएगा। बात समझ आई। और cos नेगेटिव है तो इसका रेसिप्रोकल भी नेगेटिव, sin नेगेटिव है तो इसका रेसिप्रोकल भी नेगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan और cot पॉजिटिव होते हैं, मतलब बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। सेम कहानी फोर्थ क्वाड्रेंट में लग जाएगी, और फोर्थ क्वाड्रेंट आप आराम से समझ सकते हो। तो आई होप आपकी ये समझ में आ गया होगा कि कौन से क्वाड्रेंट में किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या साइन होता है। अब जैसे मैं आपसे पूछूं, बताओ भाई फोर्थ क्वाड्रेंट में
tan x क्या होता है, नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है, तो आप बोलोगे सर नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू नेगेटिव आती है। फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन होगा? cos और sec, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। बात समझ में आ गई अच्छे से? ठीक है। इसी में ही मोर ओवर मैं आपको एक बात और बता देता हूं, देखिएगा ध्यान से, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे यूज होगा इस चीज का। देखिएगा भाई ध्यान से, हालांकि मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तो वापस बता दूंगा आपको, बट चूंकि बेसिक चल रहा है तो मैं सोच रहा हूं इसी में बता दूं आपको। देखिएगा ध्यान से, ये होता है 0 डिग्री और 2 पाई, ठीक है। ये होगा 90 मतलब π/2, ये पाई और ये 3π/2, ठीक है। अब आपको देखो, सपोज ये अगर 2 पाई पे बात करें, अगर मैं 2 पाई में कोई वैल्यू ऐड कर दूं, मतलब 2 पाई में प्लस कर दूं कुछ, सपोज मैंने x कर दिया, तो जैसे ही आप 2 पाई में कुछ प्लस करोगे तो ऊपर आ जाओगे, मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाओगे। तो 2 पाई में प्लस करते कहां पे आ जाओगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। लेकिन इससे तो आपको क्या मिलेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। लेकिन अगर 2 पाई में से माइनस कर दिया तो नीचे आ जाएंगे ना पीछे की तरफ। अगर आप 2 पाई में से कुछ माइनस करते हो तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाओगे। कहां पे आ जाओगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में। सिमिलरली अगर 90 पे बात करें, अगर आपने 90 में कुछ ऐड कर दिया, 90 में कुछ ऐड करोगे तो आगे आ जाओगे, ऐड करते ही वैल्यू बढ़ जाएगी ना, तो π/2 में ऐड करोगे तो आगे आ जाओगे, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाओगे। तो π/2 में ऐड करते ही कहां आ जाते हैं? सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब इससे आपको मिलेगा सेकंड क्वाड्रेंट। लेकिन π/2 में से माइनस कर दें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे वापस। तो अगर आप π/2 में से कुछ माइनस करते हो तो आप आ जाओगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। सिमिलरली पाई, अगर आप पाई में कुछ ऐड करते हो तो ऐड करते वैल्यू बढ़ेगी, आगे आ जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। पाई में ऐड करते ही थर्ड क्वाड्रेंट में आओगे, मतलब अगर पाई में कुछ प्लस कर दें तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाओगे, दैट मींस थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। लेकिन पाई में से अगर कुछ माइनस कर दिया तो सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाओगे। पाई में से माइनस करते ही कहां आ जाओगे? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेम कॉन्सेप्ट लगेगा 270 पे, 3π/2 में ऐड करोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, 3π/2 में से माइनस करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाओगे। तो ये तरीका है क्वाड्रेंट में पहुंचने का कि कब ऐड करके कहां पहुंच जाते हैं हम। बात समझ आई? तो आपने एक चीज ऑब्जर्व करी, हम हेल्प किसकी ले रहे हैं? हम हेल्प ले रहे हैं 2 पाई की, π/2 की, पाई की और 3π/2 की। जब क्वेश्चन हमारे सामने होगा तब भी हम इन्हीं की हेल्प लेके हमारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स? नाउ अब हम बात करेंगे पीरियोडिक फंक्शन पर, ठीक है। तो देखते हैं पीरियोडिक फंक्शन। नाउ स्टूडेंट्स अब बात करते हैं पीरियोडिक फंक्शन के ऊपर। हालांकि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, जब हमने यूनिट सर्कल बनाया था तो मैंने बोला था कि पूरा एक चक्कर काटने के बाद, मतलब 2 पाई के बाद वैल्यू रिपीट होना शुरू हो जाती है। वैल्यूज क्या हो जाती है? रिपीट होना शुरू हो जाती है इन केस ऑफ sin x एंड cos x। तो उसको आप थोड़ा डिटेल में देख लें कि क्यों पीरियोडिक फंक्शन उनको हम कहते हैं, क्यों वैल्यू रिपीट हो जाती है। देखिएगा ध्यान से, हमने एक सर्कल बनाया, अगेन यूनिट सर्कल है, रेडियस 1 है। मैं लिख देता हूं रेडियस कितनी है? 1 यूनिट, ठीक है। दो एक्सिस हमने बना ली, x एक्सिस एंड y एक्सिस, क्लियर है। अब हमने एक पॉइंट कंसीडर किया अगेन P, सपोज ये पॉइंट P है इस तरीके से, और इसकी जो कोऑर्डिनेट है वो cos x sin x है, cos x sin x। अब देखो रेडियस कितनी है? 1 यूनिट, और हमारे पास फॉर्मूला क्या था? थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर। रेडियस की वैल्यू 1 तो थीटा इज इक्वल्स टू एल हो जाएगा ना, मतलब जितना एंगल बनेगा उतनी ही लेंथ ऑफ आर्क रहेगी। तो अगर हम लेंथ ऑफ आर्क की बात करें, यहां से यहां तक की लेंथ ऑफ आर्क पे बात करें, तो जितनी ये आर्क होगी उतना ही एंगल बनेगा। अब मैंने एंगल कितना लिया हुआ है? x लिया हुआ है, साइन और कॉस के साथ में क्या लग रहा है? x लिया हुआ है। इसका मतलब ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल कितना बनेगा? x बनेगा, और ये जो लेंथ ऑफ आर्क है ये भी क्या रहेगी? x रहेगी, क्योंकि थीटा और l दोनों इक्वल रहेंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये समझ में आया ना क्या कर दिया है? हमने एंगल लिया हुआ x रेडियन, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट क्या है? cos x sin x। अगर मैं इधर थीटा लिखता, cos थीटा sin थीटा, तो मुझे इधर क्या लिखना पड़ता? थीटा। मैं इधर अगर a लिखता तो मुझे एंगल कितना लेना होता? a लेना होता। तो जितना इधर लिखोगे उतना ही आपको इधर लिखना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज रेडियस 1 है, यूनिट सर्कल का
यूनिट रेडियस का सर्कल है हमारे पास, ठीक है। तो थीटा और एल बराबर हो जाएंगे। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए भाई अब सुनिएगा, कहानी भी स्टार्ट होती है। हम यहाँ पे 0 डिग्री है और 2 पाई रेडियन, 0 डिग्री और 2 पाई कह लीजिए। अब जब हमने यहाँ से घूमना शुरू किया, हम यहाँ से घूम के यहाँ पे आए, मतलब यूं घूम के हम यहाँ पे आए पॉइंट P पर। कहाँ पर आ गए? पॉइंट P पर। तो एंगल कितना है? x। एंगल कितना बन रहा है? x रेडियन में। अब जरा आप सोचिए, अगर मैं इसको यूं पूरा घुमाकर, इसको पूरा घुमाकर वापस इधर ही आ जाऊं, मतलब कि पूरा एक चक्कर में काट लूं 2 पाई। कितना मैं पूरा चक्कर काट लूं? 2 पाई अगर मैं चक्कर काट लेता हूं तो क्या होगा? सुनिएगा। अच्छा, जब हमने x रोटेट हुए थे तो cos x और sin x है कोऑर्डिनेट, ठीक है। मतलब cos के साथ x लगा हुआ है, sin के साथ x लगा हुआ है, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं, अगर लेंथ ऑफ आर्क कितनी ले रहे हैं हम? लेंथ ऑफ आर्क अगर हम x लेते हैं तो जो एंगल बनेगा इन रेडियन वो भी x ही बनेगा। देन एंगल, या मैं लिखता हूं, व्हिच इंप्लाइज एंगल इज आल्सो x रेडियन। एंगल भी कितना बनेगा? x रेडियन। अब हमने क्या काम किया? अब हमने इसको पूरा एक चक्कर घुमा दिया 2 पाई। तो जैसे मैं पूरा चक्कर घुमाऊंगा 2 पाई पे आ जाऊंगा, तो यहां पे पहुंच जाऊंगा ना 2 पाई पे। अब आप खुद देखो, यहां से घूमकर पूरा में 2 पाई आ गया। ये पूरा क्या हुआ? 2 पाई। अगर 2 पाई में दोबारा से x ऐड कर दें, 2 पाई में अगर क्या ऐड कर दें? x ऐड कर दें, तो मैं दोबारा से यहीं आ जाऊंगा, इसी पॉइंट पे आ जाऊंगा ना, P पॉइंट पर ही। भाई ये घूम के आया हम 2 पाई, और अगर दोबारा से प्लस x कर दें तो प्लस x करते वापस इसी पॉइंट पे पहुंच जाएंगे ना। पता क्या चला? पता ही चला, अगर मैं पूरा एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन ले लूं 2 पाई के साथ और उसमें प्लस कर दूं x, उसमें प्लस कर दूं, ये x लेंथ है ना, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है? x लेंथ है। तो ये घूम के आ गए अपन 2 पाई और उसमें प्लस कर दिया हमने क्या? x। तो एंगल कितना बनेगा? 2 पाई प्लस x। मतलब लेंथ ऑफ आर्क कितनी हो गई? 2 पाई प्लस x। तो लेंथ ऑफ आर्क कितनी हो जाएगी? लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगी 2 पाई प्लस x। देन ऑब्वियसली एंगल भी कितना बनेगा? 2 पाई प्लस x। मतलब अब यहां पर कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? ये हो जाएगा cos 2 पाई प्लस x, sin 2 पाई प्लस x। अब एंगल कितना बनेगा? 2 पाई प्लस x बनेगा। देन एंगल कितना हो जाएगा? एंगल इज आल्सो 2 पाई प्लस x। बात समझ में आई? अब आप खुद देखिए, एक चीज ऑब्जर्व करिए, हम शुरू किया हमने P पॉइंट से और घूम के हम दोबारा P पॉइंट पर आ गए, ठीक है। वापस किस पॉइंट पर आ गए? P पॉइंट पे आ गए। और P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या थे? cos x, sin x, ठीक है। जब हम कितना घूमे थे? x रेडियन, ठीक है। और जब हम 2 पाई प्लस x रेडियन घूम के आए तो दोबारा से पॉइंट P पे पहुंच गए, मतलब कोइंसाइड हो गया ना पॉइंट P। तो क्या एक पॉइंट के दो अलग अलग कोऑर्डिनेट हो सकते हैं क्या? भाई एक पॉइंट का एक ही तो कोऑर्डिनेट होगा। ऐसा थोड़ी कि घूम के आया इधर उधर होके आया तो कोऑर्डिनेट बदल जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि भाई P के कोऑर्डिनेट 2,3 है। अब कल आके देखूंगा तो ये कोऑर्डिनेट बदल जाएंगे अपने आप, कोई भूत प्रेत आ जाएगा यहाँ पे। ऐसा थोड़ी होगा यार। 2,3 है तो 2,3 पॉइंट P के कोऑर्डिनेट रहेंगे ना, कोऑर्डिनेट थोड़ी बदल जाएंगे अपने आप। तो यहाँ पर P के कोऑर्डिनेट क्या है? cos x sin x है। जब मैं घूम के दोबारा पॉइंट P पे पहुंचा, पॉइंट P पे मैं पहुंचा, इसका मतलब पॉइंट P पे हम कोइंसाइड हो गए, दोबारा से ओवरलैप हो गए। फर्क क्या आया कि एंगल अब बन रहा है 2 पाई प्लस x, ठीक है। तो पॉइंट P का ये कोऑर्डिनेट और पॉइंट P के ये कोऑर्डिनेट दोनों सेम होने चाहिए ना, अलग अलग तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो हम कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा भाई, वी स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट P। हम कहां से स्टार्ट हुए? पॉइंट P से हुए। एंड आफ्टर रिवॉल्यूशन, या आफ्टर रिवॉल्विंग, या रिवॉल्यूशन लिख देते हैं, आफ्टर रिवॉल्यूशन ऑफ 2 पाई प्लस x वी रीच अगेन ऑन पॉइंट P। दोबारा से पॉइंट P पे पहुंच गए तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट इक्वल होने चाहिए। मतलब cos x, sin x, cos x, sin x इक्वल होना चाहिए cos
2 पाई प्लस एक्स कॉमा साइन 2 पाई प्लस एक्स। ठीक है, घबराइए मत, मैं दोबारा से समझाऊंगा अभी एक बार और। ठीक है, चलिए भाई, ये दोनों कोऑर्डिनेट बराबर हो गए। अब देखिए इधर इक्वल टू लगा हुआ है, तो x कोऑर्डिनेट x के इक्वल कर सकते हैं, y कोऑर्डिनेट y के इक्वल कर सकते हैं। तो cos x किसके इक्वल आएगा? cos x इज इक्वल्स टू cos 2 पाई प्लस x। बात समझ में आई? ठीक है, और यहां से sin x किसके इक्वल आएगा? cos sin है ना, sin 2 पाई प्लस x के इक्वल आएगा। x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के इक्वेट करवा दिया, y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के इक्वेट करवा दिया। तो जैसे इक्वेट मैंने करवाया तो क्या मिला? cos x इज इक्वल्स टू दिस और sin x इज इक्वल्स टू दिस। और वी कैन राइट हियर, इधर लिख देता हूं, देखिएगा हम ऐसा लिख सकते हैं ना, sin 2 पाई प्लस x इज इक्वल्स टू sin x एंड cos 2 पाई प्लस x इज इक्वल्स टू cos x। ऐसा लिखा जा सकता है इसके अकॉर्डिंग। बात समझ में आई? अब यहां पर ये जो चीज आई है इसको अभी अपन मॉडिफाई कर देंगे थोड़ा सा। ठीक, इसमें एक चीज और मुझे लगानी है, बट उससे पहले ये जो पूरी मैंने आपको कहानी समझाई, ये जो पूरी जो चल रहा था कहानी, ये एक्चुअल में एक रिलेशन हम फाइंड करना चाह रहे हैं। क्या फाइंड करना चाह रहे हैं? एक रिलेशन फाइंड करना चाह रहे हैं। उस रिलेशन के पीछे की जो कहानी है वो कहानी चल रही है, ये एक तरीके से मालूम, प्रूव ही करवा रहा हूं आपको उसको। बात समझ में आ रही है अच्छे से? ये पूरा हमने क्या काम कर दिया स्टूडेंट्स, बस हम ये देखना चाह रहे हैं कि जब हम पूरा 2 पाई राउंड काट के आते हैं तो वैल्यूज बदलती हैं या नहीं बदलती हैं, ये हम जानना चाह रहे हैं। पीरियोडिक का मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद क्या वैल्यूज चेंज होती हैं या वैल्यूज चेंज नहीं होती हैं, ये हम देखना चाह रहे हैं। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा जब हमने सिर्फ x राउंड काटा, यहां से घूमे सिर्फ x तक, तो p के कोऑर्डिनेट क्या है? cos x sin x। फिर जब हम राउंड हमने काटा कौन सा? 2 पाई प्लस x। 2 पाई प्लस x जब हमने काटा तो कोऑर्डिनेट कितने हो गए? cos 2 पाई प्लस x sin 2 पाई प्लस x। और हमने क्या रिलेशन एस्टैब्लिश कर लिया? दिस sin 2 पाई प्लस x किसके इक्वल आ रहा है? sin x के। और cos 2 पाई प्लस x किसके इक्वल आ रहा है? cos x के। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा चक्कर काटने के बाद भी वैल्यू मुझे क्या मिल रही है? cos sin x और cos x से मिल रही है। मैंने पूरा 2 पाई राउंड काट लिया और 2 पाई राउंड काटने के बाद जब मैंने देखा तो क्या देखने को मिला कि वैल्यू रिपीट हो गई। दोबारा से क्या मिल गया? sin x और दोबारा से क्या मिल गया? cos x। जबकि हम राउंड काट चुके हैं, एक कंप्लीट राउंड काट लिया हमने 2 पाई का। 2 पाई का जैसे हमने राउंड काटा तब भी ये वैल्यू किसकी इक्वल आ रही है? sin x और cos x की इक्वल आ रही है। इसका मतलब sin x और cos x क्या होते हैं? पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। इनकी वैल्यू रिपीट होना चालू हो जाती है विद पीरियड 2 पाई। 2 पाई के बाद ये अपनी वैल्यूज रिपीट करना शुरू कर देते हैं। मैं आपको एक छोटा सा ट्रेलर दिखाता हूं, पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। ये चीज मैं हटा रहा हूं, ठीक है। आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। सुनिएगा कहानी, अब एक छोटी सी बात और सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। देखिएगा ध्यान से। सपोज कुछ ऐसा है, ठीक है। यहां पर 0 डिग्री है, ठीक है। यहां पे कितना है? 0 डिग्री है और ये यूनिट सर्कल है। तो ये जो पॉइंट है ए, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 1, 0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0, 1। ऐसा है सपोज, ठीक है। यूनिट सर्कल है, ठीक है। अब सपोज मान लीजिए यहां पर और यहां पे बात करते हैं। सपोज ये होता है 90 डिग्री के लिए, π/2। ये किसके लिए होता है? π/2 के लिए होता है। अब मैं आपसे पूछूं sin π/2। sin π/2 का मतलब 90 डिग्री। sin 90 कितना होता है? 1। sin 90 कितना होगा? 1। एंड ऑब्वियसली भाई ये cos के लिए वैल्यू होती है, sin के लिए वैल्यू होती है, तो sin की वैल्यू कितनी मिलेगी? 1 मिलेगी। अब आप खुद देखो, ये तो 90 हो गया। अब मैं पूरा एक चक्कर काट के आता हूं। तो ये मैंने पूरा एक चक्कर काटा, ये हो गया 2 पाई, मतलब कि 360। 360 में दोबारा से आप 90 ऐड कर दो। भाई ये तो पूरा घूम के आ गया 360, इसमें आपने प्लस कर दिया कितना? 90। तो जैसे ही sin 360 में आपने प्लस किया क्या? 90, तो कितना मिलेगा? sin 450। अब देखो अगेन आप यहीं पहुंच गए ना। वैल्यू कितनी है sin की? 1। तो इससे कितना मिलेगा? 1 मिलेगा।
बात समझ में आई? अब आप एक चक्कर भले से और काट लो, ठीक है, अभी 2 पाई काटा था, अब 4 पाई काट लो। तो जैसे आप 4 पाई काटोगे, 4 पाई मतलब 4 चक्कर हो गए एक तरीके से, बट 2 पाई तो एक चक्कर हो गया, 4 पाई मतलब 2 चक्कर हो गए। तो 4 पाई आपने ऐसे काटा, देखिएगा ध्यान से, ये तो हो गया 2 पाई, ये हो गया 4 पाई। 4 पाई का मतलब कितना हो गया? 4 इंटू 360, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लिया, 4 0 4 6 24 और 2 4 3 12 और 2 40, ठीक है, 40 आया हमारे पास। अब इसमें दोबारा से आप क्या कर दो, प्लस 90 कर दो। इसमें आप प्लस 90 करके देखो, प्लस 90 किया तो कितना मिलेगा? 0, 9 और 4 13, 1 5 और 1 1530। अब आप साइन 1530 निकालोगे, तब भी आप इसी पॉइंट पर हो, वैल्यू कितनी मिलेगी? दोबारा से 1 ही मिलेगी, दोबारा से वैल्यू क्या मिलेगी? 1 मिलेगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि 2 पाई पीरियड के बाद sin x और cos x अपनी वैल्यूज रिपीट करना शुरू कर देते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन। तो हम 4 पाई घूमे, 6 पाई घूम के आए, 8 पाई घूम के आए, वैल्यू रिपीट होंगी। तो हमारे पास दो जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन है, तो वो जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन मैं आपको बता दूं और उसके बाद ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाता है। वो टॉपिक क्या है, जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन क्या है, सुनिएगा ध्यान से। sin 2n pi plus x is equals to sin x. Similarly, cos 2n pi plus x is equals to cos x. ये जो हमने रिलेशनशिप निकाले थे, ये एक राउंड पर निकाले थे। ऐसे आप कितने भी राउंड मारो, वैल्यूज रिपीट होना शुरू हो जाएंगी। इसलिए हमने क्या लगा दिया? n लगा दिया, where n is any integer। बात समझ में आ रही है? तो sin 2n pi plus x is always sin x, cos 2n pi plus x is equals to cos x। यही कहानी इनके रेसिप्रोकल पे भी सेट होती है। sec x के लिए भी यही चलेगा, मैं लिख देता हूं। अगर आप cos x के लिए निकालते हैं तो cos x के लिए भी क्या होगा? 2n pi plus x is equals to cosec x, और sec के लिए भी यही होगा, 2n pi plus x is equals to sec x। बट tan और cot के लिए कहानी अलग है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। tan और cot में क्या होता है? tan n pi plus x is equals to tan x and cot n pi plus x is equals to cot x। मतलब ये कि sin, cos, cosec और sec इनका जो पीरियड है वो 2 पाई है। क्या होता है? 2 पाई। लेकिन tan और cot के लिए जो पीरियड है वो है पाई। तो मैं यहां लिख देता हूं इनके लिए कि ये जो इनका जो पीरियड है, या पीरियोडिक विद 2 पाई, और ये दोनों होते हैं पीरियोडिक विद पाई। इनके लिए पीरियड क्या चलता है? 2 पाई, और इनके लिए जो पीरियड चलेगा वो चलेगा पाई। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, पीछे क्या कहानी थी, क्या लॉजिक था, वो सब मैंने आपको बता दिया है इस वीडियो के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप डायरेक्ट याद रखें, क्योंकि ये अब हम क्वेश्चन में इनका यूज करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में और टॉपिक डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। टिल देन, थैंक यू सो मच।